नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारी क्लास 20 और आज का जो अपना टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका एक पार्ट जो है अपने पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज की क्लास के अंदर हम करेंगे मेंडल के नियम एवं मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण। तो मेंडल का जो नियम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर दे दिया था। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि मेंडल के आनुवांशिकता के लक्षण क्या है। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि जो उनकी टर्म्स होती है उनके बारे में डिस्कशन किया था, मतलब कि जो शब्द होते हैं उन शब्दों के मतलब क्या होते हैं, क्योंकि आगे अपने क्या है वो शब्द वापस आने वाले हैं, तो फिर वो शब्दों को समझने के लिए उनका अर्थ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब वो जो अर्थ हमने समझा था वो इस क्लास के अंदर अपने यूज आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है मेंडल के नियम। ठीक है, अब देखो मेंडल के आनुवांशिकता के लक्षण या फिर नियम। ठीक है, अब देखो नियम क्या है। मेंडल ने उद्यान मटर पर, देखो प्रयोग किस पे किया था, प्रयोग किया मटर के पौधे पर, और इन मटर के पौधे का रासायनिक नाम क्या था, तो नाम था पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए कि मेंडल कहाँ का था, तो मेंडल ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। कहाँ का निवासी था, निवासी ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसने कितने नियम कितने दिए, इसने 3 नियम दिए, जिसमें से प्रथम और द्वितीय नियम, जो पहला नियम था और द्वितीय नियम था वो तो था एक संकर संकरण पर, और जो तीसरा नियम था वो द्विसंकरण पर आधारित था। अब पिछली क्लास में आपने समझा था कि संकर संकरण और एक संकर और द्विसंकरण क्या होता है ये आपने समझा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि एक संकर संकरण जब एक गुण को लेकर अध्ययन किया जाता है तो एक संकर संकरण, जब 2 गुणों को एक साथ में लेकर अध्ययन किया जाता है तो वो द्विसंकर संकरण होता है। और हमने एक बात और की थी कि इसके अंदर जो लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप था वो 3:1 था, और द्विसंकर संकरण के अंदर कितना था, ये था 3:9:3:3:1 ये था। और ये एक बार फिर से अपने यहाँ पर जो है प्रयोगों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो संकरण के प्रयोग पर आधारित है। अब वो क्या करेंगे, हम संकरण को पढ़ेंगे कि क्या है संकरण, और प्रथम नियम द्वितीय नियम तृतीय नियम जिसको हम बोलते हैं उनको साइंस की भाषा में किस नाम से जाना जाता है वो भी अपने यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, इकाई लक्षण या प्रभावितता का नियम। देखो इकाई लक्षण नाम क्यों, क्योंकि इकाई मतलब एक, तो ये एक जो गुण है उसके ऊपर आधारित था इसलिए नाम है इकाई लक्षण। और प्रभावितता का नियम, देखो प्रभावितता का नियम क्या होता है कि जैसे जनरली हम देखते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए पिता जो है हाइट में क्या है, लंबे है, और माता भी हाइट में लंबी है, तो अगली पीढ़ी के अंदर जो संतति उत्पन्न होगी वो कैसी उत्पन्न होगी, वो लंबी जो है उत्पन्न होगी। तो मतलब ये जो लंबेपन का गुण है ये क्या है, ये प्रभावित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अगली संतति को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब वो प्रभावितता का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो यह नियम मेंडल का क्या है, प्रथम नियम है। ठीक है, प्रथम सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए, मतलब इसके अंदर देखो क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले एक मटर का पौधा लेते हैं और एक और पौधा लेते हैं, टोटल 2 पौधे लेते हैं और एक संतति प्राप्त करते हैं, तो ये होगी प्रथम पीढ़ी। अब उस पीढ़ी के अंदर जो हमें पौधा मिला है उस पौधे को लेते हुए अगली पीढ़ी के ऊपर जब प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी। तो पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, दूसरी पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो वे प्रभावी व जो लक्षण प्रकट नहीं होते उनको क्या कहते हैं, अप्रभावित लक्षण कहते हैं। मतलब जो प्रकट नहीं होते, जो प्रकट नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, प्रभावित नियम बोलते हैं, और जो प्रकट नहीं होते उनको अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अप्रभावित लक्षण उनको बोलते हैं। जैसे मनुष्य में जड़ बुद्धि, मधुमेह, हीमोफीलिया। देखो जनरली क्या होता है, अपने क्या देखते हैं कि शुगर जो रोग होता है, अपने ये देखते हैं कि शुगर नेचुरली जो बीमारी होती है वैसे होती है। नहीं, जो शुगर है वास्तव में अगर देखा जाए तो शुगर एक आनुवांशिक रोग है, लेकिन जो आनुवांशिक रोग है ये किसके ऊपर आधारित होता है, ये प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम पर आधारित होता है। जैसे एक रोग होता है हीमोफीलिया।
ठीक है। हीमोफीलिया भी किसके ऊपर आधारित है, ये भी अपना इकाई लक्षण या प्रभावितता के नियम के ऊपर आधारित है। वास्तव में होता क्या है कि अगर किसी की पीढ़ी के अंदर, पूरी पीढ़ी के अंदर भी किसी को भी अगर मधुमेह रोग नहीं है तो कितना भी अगर शुगर खाए तो उसको मधुमेह रोग नहीं हो सकता। अब मधुमेह रोग में क्या होता है कि जैसे मान लो 2 पीढ़ियां, ठीक है, उनसे जो संतति उत्पन्न हुई, ठीक है, और उसका विवाह किसी दूसरी संतति से हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए ना इनको मधुमेह रोग था, ना इनको मधुमेह रोग है, ना जो ये महिला है, ना इनके पेरेंट्स में किसी को भी मधुमेह रोग है। तो किसी को भी अगर मधुमेह रोग नहीं है तो ये लक्षण उनकी पीढ़ी के अंदर नहीं है, तो ये लक्षण जो है कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। मतलब कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इस पीढ़ी के अंदर किसी को भी मधुमेह रोग नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित हो गया, ये किसके ऊपर आधारित है, ये अपने इकाई लक्षण या प्रभावितता के नियम पर आधारित है। ठीक है। अब देखो जड़ बुद्धि, कई कई बार देखा होगा कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान पेरेंट्स के बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं जो क्या होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं या फिर मंद बुद्धि होते हैं। रीजन क्या होता है, अगर वो मंद बुद्धि पीढ़ी जन्म लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं माता पिता के अनुवांशिकी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संतति ऐसी रही होगी जो जड़ बुद्धि होगी। मतलब अगली आने वाली पीढ़ी के अंदर वो क्या है, प्रकट नहीं हुई, लेकिन एक पीढ़ी ऐसी आती है जब वो क्या है, ये गुण जो है प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो जाता है इसका मतलब वो प्रभावितता का नियम जो है पालन कर रहा है। ठीक है। तो देखो मनुष्य में जड़ बुद्धि, मधुमेह रोग, हीमोफीलिया रोग और रंजकहीनता रोग, ये देखो ये रोग क्या होता है, रंजकहीनता, मतलब इसके अंदर जो है कलर के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आता है। कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनके बारे में देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये रंग कौन सा है, उनको वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर दिखाई देता है। ठीक है। तो पेपर में देखो डायरेक्ट प्रश्न आएगा, जड़ बुद्धि, मधुमेह, मधुमेह, हीमोफीलिया, मेंडल की किस नियम पर आधारित है। ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि पेपर के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट से नहीं आकर जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब ये दे देंगे कि पृथक्करण के नियम के ऊपर, सेकंड दे देंगे प्रभावितता का नियम, ठीक है, थर्ड दे देंगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। इस तरीके से दे देंगे तो याद रखना है तो ये रोग हैं वो किसके कारण से होते हैं, वो होते हैं पृथक्करण के नियम के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पृथक्करण या फिर विसंयोजन का नियम। ठीक है। विसंयोजन का नियम और शुद्धता का नियम, इनको इस नियम को मेंडल के जो द्वितीय नियम है उसको 3 नाम दिए गए हैं। देखो क्या क्या है, एक है पृथक्करण का नियम, एक है विसंयोजन का नियम, एक है शुद्धता का नियम। सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम जो है वो है शुद्धता का नियम। अब देखो ये किसके ऊपर आधारित है, ये है एक संकर संकरण के ऊपर, एक संकर संकरण पर। ठीक है। अब देखो यह मेंडल का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है जो एक संकर संकरण पर आधारित है। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है। इस नियम के अनुसार संकर संतति मतलब कि जो संतान है वो विषम युग्मनजी होती है। देखो अब विषम युग्मनजी आपको पिछली क्लास के अंदर इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसका अर्थ देखो आगे लिखा हुआ है। देखो अर्थात मान लीजिए कि किन्हीं दो गुण, जैसे एक है लंबापन और एक है बोनापन, के बीच में संकरण कराने पर पौधा लंबा उत्पन्न हुआ, अर्थात लंबेपन का गुण क्या हो जाएगा, प्रभावी गुण हो जाएगा। देखो एक पौधा लेते हैं अपने यहाँ पर जो लंबा है, ठीक है, लंबे को किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से, और एक पौधा हम ले लेते हैं जो बोना है तो इसको किससे दर्शा देंगे, स्मॉल टी से। ठीक है। अब देखो इसके अंदर चांस बनेगा कि कितने परसेंट जो है पौधा लंबा होगा, कितने परसेंट पौधा बोना होगा। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे टी और टी, इसको तोड़ेंगे टी और टी। अब देखो ये पौधा जब संकरण करेगा तो इसके अंदर टी और स्मॉल टी, फिर इसका संकरण इसके साथ में होगा टी और स्मॉल टी, फिर उसके बाद में देखो एक कैपिटल और कैपिटल टी, ठीक है, और एक बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखो 4 चांस इसके अंदर बनता है,
4 चांस इसके अंदर बनते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, जहां पर कैपिटल है ना वहां पर तो पौधा जो होगा वो लंबा पौधा होगा, यहां पर भी लंबा पौधा होगा, यहां पर भी लंबा पौधा होगा, और यहां पर बोना पौधा होगा। मतलब पौधा बोना होने की संभावना देखो कितनी है, 4 में से एक संभावना, मतलब 25% केस ऐसे होंगे जिसके अंदर इस बार जो पौधा जन्म लेगा वो बोना पौधा जन्म लेगा, और 3 केस ऐसे हैं जिसके अंदर चांस है कि पौधे की लंबाई जो है वो क्या होगी, वो अच्छी होगी। अब देखो मेन बात अब यहां पर शुरू होती है कि पढ़ रहे हैं हम कहां पर, शुद्धता के ये पृथक्करण के नियम के ऊपर। अब देखो, अब जो जो ये वाला पौधा है कैपिटल और कैपिटल टी, ठीक है, अब इस कैपिटल टी वाले पौधे का जब आगे कभी भी संकरण कराया जाएगा तो कोई चांस नहीं बनेगा कि इससे कभी भी बोना पौधा पैदा हो सकता है, मतलब इससे हमेशा ही जो है लंबे पौधे का जन्म होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर है कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब पौधा लंबा तो हुआ है लेकिन उसके जो जीन्स है उसके अंदर बोनेपन का गुण भी जो है विद्यमान है। इसका मतलब प्रभावित कौन सा है, प्रभावित जो है वो है लंबेपन का गुण, लेकिन आगे की पीढ़ी के अंदर कभी भी जो है स्मॉल टी वाले गुण मतलब कि बोनेपन के गुण आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मधुमेह रोग किसी पीढ़ी को नहीं है, लेकिन उसकी पीढ़ी के अंदर अगर किसी को मधुमेह रोग हो रहा है इसका मतलब मधुमेह रोग जो है वो अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये मधुमेह रोग किसके अंदर आ जाएगा, इकाई लक्षण के ऊपर अपने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लेकिन उस बोने पौधे में बोनेपन के जीन मौजूद है। ठीक है, जीन मौजूद है मतलब अगली किसी भी पीढ़ी में बोनेपन का गुण अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी भी पीढ़ी में प्रकट हो सकता है। जिस प्रकार लंबे माता पिता की संतान यदि बोनी पैदा होती है तो इसका अर्थ पूर्व की पीढ़ियों में बोनेपन का गुण जो है अप्रभावी रहा है, लेकिन इस पीढ़ी के अंदर जो गुण है वो प्रभावित हो गया है, लेकिन वर्तमान में वह गुण प्रभावित हो चुका है। इस नियम को पृथक्करण या शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण या फिर शुद्धता का नियम इसको कहते हैं। ठीक है, याद करने वाली चीजें देखो अभी तक कितनी है कि हीमोफीलिया, ठीक है, मधुमेह रोग, ठीक है, ये किस और रंजकहीनता ये किसके ऊपर है, तो ये प्रथम नियम के ऊपर आधारित है। ठीक है, प्रथम नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखो थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखो ये क्या है, ये द्विसंकरण संकरण पर आधारित है और इसको क्या कहते हैं, मेंडल का तीसरा नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, देखो विपर्यासी लक्षण का मतलब अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, एक जैसे लंबाई का ले लिया या फिर एक आकृति का और एक रंग का। अब इतनी देर जब हम एक संकरण की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि उसके अंदर जो है वो एक गुण को ले रहे थे, हाइट का जो गुण लिया था लंबेपन और बौनेपन का, तो एक गुण का लिया था। अब इसके अंदर क्या है, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है। मतलब एक आकृति और एक रंग, इसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा और उस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए उनके बीच में क्या करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा। तो सभी लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मान लो आकृति के अंदर कोई पौधा लंबा बनने वाला है, ठीक है, और रंग के अंदर कोई पौधा मान लो येलो, ठीक है, पीले कलर का बनने वाला है, तो ये जो पीले होने की जो संभावना है वो हाइट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि अरे नहीं पीला रंग आने वाला है, पीला रंग लंबे लोगों पे अच्छा नहीं लगता इसलिए पौधा लंबा नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी संभावना उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब एक नियम या फिर एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसको बोलते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा काम के। अगर प्रश्न बनता है तो डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनने की पूरी संभावना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो प्रश्न यही वाला है। ठीक है, ये वाला, ये जो है अपने को कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब यहां पर जो है लिंग निर्धारण व जैव विकास। ठीक है, जैव विकास किस तरीके से होता है, जैव विकास का मतलब ये होता है कि धरती पर जंतुओं ने जन्म किस तरीके से लिया, किस तरीके से, जो जनरली हम देखते हैं कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है, वो गर्दन लंबी क्यों है,
लेकिन कहा जाता है कि अरबों खरबों साल पहले जिराफ की जो गर्दन थी वो इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, मतलब कि नॉर्मल हाइट की हुआ करती थी। फिर धरती के ऊपर एक ऐसा कुछ मतलब इवेंट हुआ जिसके कारण से क्या हुआ कि जो कम हाइट वाले पौधे सारे के सारे क्या हो गए, वो खत्म हो गए। अब पौधे छोटे वाले पौधे सभी खत्म हो गए, तो अब जिराफ की मजबूरी हो गई कि उसको जब भी भोजन ग्रहण करना होता था तो उसके ऊंचे पौधे की तरफ उसको जो अपनी गर्दन बढ़ानी पड़ती थी। तो कुछ सालों के अंदर जिराफ की जो गर्दन है, ठीक है, कुछ संततियों के बाद में जिराफ की गर्दन जो है उसने अपना साइज परिवर्तन किया। ठीक है, तो ये जैव विकास मतलब उसकी गर्दन के अंदर क्या हो गया, वो हो गया विकास। तो इससे रिलेटेड जो है इसके बारे में जैव विकास में अपने पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण कुछ जीवों में लिंग निर्धारण की प्रकृति से अलग होता है। ठीक है, अलग होता है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करते हैं कि संतति मादा होगी या फिर नर होगी। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है, ऊष्मायन ताप के ऊपर। ठीक है, जैसे रेशम कीट पालन होता है तो उसके अंदर जो रेशम के जो कोकून बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो जो संतति होने वाली है वो मेल होगी या फीमेल होगी, उसके किसके ऊपर, ऊष्मायन के ताप के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है, घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। अब देखो यहां पर आपको एक तो होता है घोंगा, ठीक है, और एक होता है केंचुआ। ठीक है, केंचुआ आपने जनरली अपने आसपास में देखा होगा, तो सबसे इजी एग्जांपल बनता है अपना केंचुआ। तो केंचुए के ऊपर देखो क्या होता है कि ये अपना लिंग बदल सकते हैं। देखो बदलने का क्या है कि जैसे ये मान लो यहाँ पर क्या है, केंचुआ है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसके एक साइड मेल होता है और एक साइड इसमें क्या होता है, फीमेल होता है, जिसके कारण से जनरली आपने देखा होगा जब केंचुआ चलता है तो कई कई बार एक डायरेक्शन में चलता चलता दूसरी डायरेक्शन में चलता रहता है। इसका मतलब, और एक साइड में उसका सिर होता है, दूसरे साइड में भी उसकी आंखें और जो गर्दन वहां पर उसकी दिखाई देती है। तो केंचुआ क्या होता है, केंचुए के अंदर एक साइड क्या होता है, मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब देखो लिंग निर्धारण से रिलेटेड थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन में मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखो क्या बताया था कि मनुष्य के अंदर, देखो मनुष्य में कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। अब इनका डिवाइडेशन कैसे होता है, 46 का मतलब देखो कितने जोड़े, 23 जोड़े हो गए। अब इनको आपस में कैसे बांटते हैं, इनको बांटते हैं 44, ठीक है, प्लस एक्स एक्स, या फिर 44 प्लस एक्स वाई। ये इस तरीके से उसके अंदर जो है मनुष्य के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनको कैसे बांटा जाता है। 44 के अंदर देखो 22 प्लस एक्स और यहाँ पर 22 प्लस एक्स। अब ये 22 प्लस एक्स क्यों है, क्योंकि देखो ये जो 44 जो गुणसूत्र है ये अपने लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मतलब कि अगली पीढ़ी के अंदर बच्चे की हाइट ज्यादा होगी या फिर कम होगी, बच्चे का रंग जो है वो श्वेत होगा या फिर थोड़ा काला होगा। ये जो होते हैं लक्षणों को, सामान्य लक्षणों का निर्धारण कौन करते हैं, ये 44 गुणसूत्र, और इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं एलिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं अपने लिंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको क्या क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र इनको बोला जाता है। तो देखो 44 में से 22 प्लस एक्स, इधर 22 प्लस एक्स, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स, और यहाँ पर 22 प्लस वाई। इस तरीके से क्या है कि गुणसूत्रों का आपस में डिवाइडेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो लिंग निर्धारण होगा वो किससे होगा, वो जो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई से होगा। इसलिए एक बार 44 जो 44 गुणसूत्र है उनको एक बार साइड में हमने छोड़ दिया। तो अब देखो एक्स और वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर अपना वाई, यहाँ पर एक्स और एक्स। ठीक है, अब देखो अगर जो संयोग है वो एक्स का एक्स से होता है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, डबल एक्स किसको शो करता है, मादा को दर्शाता है, और यहाँ पर भी देखो क्या है, मादा को दर्शाता है। यहाँ पर देखो क्या है, नर, और यहाँ पर क्या है, नर। मतलब 50% चांस के अंदर संतति जो है वो नर होने की संभावना है, और 50% चांस के अंदर संतति मादा होने का चांस। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है,
डिवाइडेशन जो होता है वो होता है गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स से अपना डिवाइडेशन होता है। अगर मेल होगा तो उसके अंदर एक्स वाई देखने को मिलेंगे, और जो फीमेल होगी या फिर मादा होगी तो उसके अंदर जो गुणसूत्र है वो एक्स एक्स अपने को देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो है मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब लिंग निर्धारण होता है तो उसके अंदर कुछ विकृतियां जो है उसमें रह जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ बीमारियां जो है, कुछ अलग लिंग संलग्न रोग जो होते हैं वो भी अपने को देखने को मिलते हैं। अब लिंग संलग्न रोग कौन से होते हैं वो देखो, गुणसूत्रों की कमी के कारण से उसके अंदर हो जाता है। तो देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण में, देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण जीन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? वो उनकी जीन पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ना वो लिंग निर्धारण का, वो डायरेक्ट मनुष्य पर नहीं किया गया था, वो किया गया था टिड्डों व कीड़ों पर। ठीक है, टिड्डों पर व कीटों पर किए गए अध्ययनों से अपने को क्या पता चला? लिंग निर्धारण की जो है जानकारी अपने को यहाँ पर मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, लिंग निर्धारण की अवधारणा किसने दी? तो ये अपने को याद रखना है कि विल्सन व स्टीवेंसन। ठीक है, विल्सन व स्टीवेंसन। ठीक है, विल्सन व स्टीवेंसन ने इसकी अवधारणा दी। अब देखो मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जो है अलिंग गुणसूत्र होते हैं व एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो बच्चे का लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, देखो पुरुष में 22 प्लस एक्स वाई और महिला में 22 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि अपने यहाँ पर डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, पुत्र व पुत्री की उत्पत्ति का होना पुरुष पर निर्भर करता है। देखो पुरुष पर निर्भर करता है, क्यों करता है? क्योंकि पुरुष के अंदर एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो पुत्र या पुत्री का होना जो डिसाइड करता है वो पुरुष के गुणसूत्र ही डिसाइड करते हैं। लिंग निर्धारण सही न होने पर उसमें क्या हो जाते हैं? कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न विकार उनको बोला जाता है। मतलब उसकी उस कंडीशन में देखो क्या होता है, लिंग संलग्न का मतलब लिंग संलग्न रोग हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो संतति पैदा होती है वो ना तो मेल होती है ना ही फीमेल होती है। मतलब ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। वो क्या बन जाते हैं? फिर वो इस श्रेणी के अंदर अपने आ जाते हैं। ठीक है, अब जनरली आपने देखा होगा कि इनके अंदर भी जो है दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है। ठीक है, किन्नर के अंदर भी जो दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक जो दिखने के अंदर मेल जैसा होता है और एक जो दिखने के अंदर क्या होते हैं? फीमेल जैसे होते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग गुणसूत्र के अंदर विकार के कारण से इनका जो है डेवलपमेंट या फिर विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इसके अंदर लिंग संलग्न रोग या फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इनके अंदर क्या ऐसा चेंजेस हो जाता है, क्या कौन से गुणसूत्र के अंदर इसके अंदर दिक्कत आती है जिसके कारण से ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या नाम है? नाम है इसका टर्नर सिंड्रोम। जब वाई गुणसूत्र की न्यूनता हो जाती है तो शिशु में 44 प्लस एक्स, देखो जनरली अपने को या तो 44 प्लस एक्स एक्स देखने को मिलने चाहिए या फिर 44 प्लस एक्स वाई देखने को मिलने चाहिए। लेकिन टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होते हैं कि केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, वाई गुणसूत्र इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो जहां पर 46 गुणसूत्र होने चाहिए वहां पर कितने गुणसूत्र है? गुणसूत्र 45 ही पाए जाते हैं। ऐसे शिशु अल्प विकसित जनांगों वाले होते हैं, वे बंधनीय होते हैं। बंधनीय का मतलब क्या होता है? जो है संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, इस प्रकार के होते हैं। अब देखो 44 प्लस एक्स है। ठीक है, अब देखो ये कमी कहां पर है? ये जो कमी है ये है इनके जो लिंग गुणसूत्र के अंदर कमी है, इसके लिए इसके लिंग निर्धारण के अंदर जो है समस्या आती है, जिसके फलस्वरूप जो है ये टर्नर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो इसको याद किस तरीके से करेंगे? देखो टर्नर मतलब किसमें टर्न, किसमें होने वाला, किसमें कन्वर्ट होने वाला था? वो नर में कन्वर्ट होने वाला था। किसमें? नर में। और नर में कौन सा गुणसूत्र होता है? वाई गुणसूत्र होता है। ये टर्नर के अंदर होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब
वाई गुणसूत्र इसके अंदर नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, वाई गुणसूत्र की न्यूनता पाई जाती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ये भी जो है एक प्रकार का विकृत एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण, देखो इसके अंदर देखो क्या होता है, देखो गुणसूत्र होने चाहिए 44 प्लस या तो एक्स एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई। अब इसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र 46 की जगह गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें 47। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, गुणसूत्र इसके अंदर 47 हो जाते हैं। ठीक है, देखो 47 होने का मतलब क्या होता है, इसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये इसमें गुणसूत्र की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब ये भी क्या होते हैं, ये भी डेवलपमेंट के बाद में ये किन्नर का रूप ले लेते हैं। अब देखो मैंने कुछ देर पहले आपको एक बात बताई कि ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक दिखने में मेल जैसे होते हैं और एक दिखने में फीमेल जैसे होते हैं। अब जो दिखने में मेल जैसे होते हैं वो होते हैं अपने टर्नर सिंड्रोम, उसके अंदर क्या नहीं होता, उसमें वाई गुणसूत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, जिसके कारण से ना तो पूरे मेल के गुण होते हैं ना ही पूरे फीमेल के गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी जो प्रवृत्ति होती है वो होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इनके अंदर क्या चेंजेज हो जाता है, देखो इसके अंदर देखो एक्स एक्स गुणसूत्र तो पूरे हैं और एक वाई गुणसूत्र भी है इसके अंदर, मतलब ये जो है महिला का रूप लेने वाली थी, लेकिन वाई गुणसूत्र आ जाने के कारण से ये दोनों का मिक्स रूप ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप जब ये वयस्क होते हैं तो इनके अंदर क्या हो जाते हैं, स्तन विकास हो जाता है, लेकिन दिखने के अंदर ये कैसे होते हैं, ये पुरुषों जैसे ही ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण, देखो एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण से यह विकार उत्पन्न होता है। ऐसे शिशु में 44 प्लस एक्स एक्स वाई अर्थात टोटल कितने 47 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ये शिशु कैसे होते हैं, देखो ये शिशु बंध्य होते हैं। बंध्य मतलब कि ये जो है संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, परंतु वयस्क होने पर स्तन विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब उसके बाद में देखो एक है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये अपने को पता रखना है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या एक में तो कम हो जाती है, एक में ज्यादा हो जाती है। जिसमें ज्यादा हो जाती है उसमें एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, फलस्वरूप वो क्या हो जाते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। गुणसूत्र कितने 47। ठीक है, अब देखो टर्नर सिंड्रोम के अंदर वो नर के अंदर टर्न होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया, इसका मतलब वाई गुणसूत्र की कमी है, मतलब 46 गुणसूत्र होने चाहिए थे, एक की कमी है, तो इसके अंदर 45 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो एक आता है अपना डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, इसके अंदर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कमी होती है वो किस में होती है, वो गुणसूत्रों के अंदर कमी होती है, और कौन से गुणसूत्र में कमी होती है ये अपने को याद रखना पड़ेगा। देखो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है तो गुणसूत्र जो होते हैं वो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 45 प्लस एक्स वाई। तो ये कैसे बच्चे होते हैं, ये होते हैं मंगोलिज्म, मंद बुद्धि और अल्प आयु वाले। कैसे होते हैं, मंगोलिज्म, मंद बुद्धि और अल्प आयु। देखो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि क्या ये लिंग संलग्न रोग है, ये लिंग संलग्न रोग नहीं है, क्योंकि लिंग संलग्न रोग होने के लिए गुणसूत्र एक्स वाई में से कोई ना कोई कमी होनी चाहिए। यहां पर किस में है, 21वें गुणसूत्र के अंदर कमी है, इसका मतलब लिंग संलग्न, मतलब कि इसके अंदर लिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दिक्कत कहां पर होगी, इनके अंदर क्या होता है कि एक गुणसूत्र जो 21वां होता है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, तो गुणसूत्र जहां पर 44 प्लस एक्स एक्स होने चाहिए थे वहां पर कितने हो जाते हैं, 45 प्लस या तो एक्स एक्स हो जाता है या फिर 45 प्लस एक्स वाई हो जाता है। तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, गुणसूत्र हो जाएंगे 47। ठीक है, गुणसूत्र तो अपने क्या हो जाएंगे 47। अब इसके अंदर देखो दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है तो एक तो बच्चा क्या होता है, मंद बुद्धि होता है, और उसकी उम्र मतलब लगभग 6 महीने इसकी उम्र होती है, और एक मंगोलिज्म का शिकार होता है, मतलब पतला होता है, शरीर जो अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, इस तरीके के होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं। अब देखो याद कैसे करेंगे डाउन सिंड्रोम को, अब देखो ऐसा तरीका है, आपको यहाँ पर कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाउन्स। ठीक है, और गुणसूत्र कौन सा 21वां। अब देखो 2 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 3, ये देखो ये 3, ये 3 देखो डाउन्स में, ये देखो ये 3 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब 21वें गुणसूत्र की कमी मतलब डाउन्स सिंड्रोम। उसके बाद में यहां पर आता है देखो पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम देखो क्या होता है, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, और बच्चे कितने जीते हैं, ये 6 महीने। जो पटाऊ सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं वो उनकी जो उम्र होती है वो 6 साल जो 6 महीने होती है। ठीक है, लेकिन गुणसूत्र
कौन सी पुनरावृत्ति? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। अब ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। और पुनरावृत्ति किसकी? 13वें गुणसूत्र की, ठीक है। 13वें, तो 1 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा? 4। ये देखो 4 का ये देखो पै बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया डाउन सिंड्रोम, ये हो गया पटाऊ सिंड्रोम। उसके बाद में देखो अब है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में देखो 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है और बच्चे 6 माह तक जीते हैं। कितने? 6 माह तक बच्चों का जीवन होता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। अब देखो उसके बाद में फिडोल्फिया 22। फिडोल्फिया 22 क्या है? देखो 22वें गुणसूत्र का विलोप हो जाता है। ये अपने को याद रखना है कि देखो 22 तो साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें पुनरावृत्ति ना होगी, इसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र की विलोप हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपने कई बार देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर का रोग होता है। अब जब छोटे बच्चों को कैंसर का रोग होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया रोग। अब वो क्यों होता है? वास्तविक रीजन उसका ये है कि उसके गुणसूत्र के अंदर प्रॉब्लम है। कौन से गुणसूत्र के अंदर? तो 22वें गुणसूत्र के अंदर उसके समस्या होती है, जिसको हम बोलते हैं फिडोल्फिया 22, ठीक है। ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक अपना बचा है जाति उद्भव, ठीक है। जाति उद्भव ये अपने अलग से जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 1-2 सिद्धांत है, वो सिद्धांत के सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करने हैं? नाम याद करने हैं। और अपना यहां से प्रश्न अगर आएगा तो यहीं से अपना पक्का पक्का पिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्रकृति में वही जीवित रह सकते हैं जिसका चुनाव प्रकृति करती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कुछ समय पहले, मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था कि जो धरती थी, धरती के ऊपर कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आई कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो सभी के सभी खत्म हो गए। अभी छोटे पेड़ पौधे खत्म हो गए, इसका मतलब छोटे के छोटे जीव जितने भी थे वो सारे के सारे क्या हो गए? मृत हो गए, मतलब मर गए। मतलब प्रकृति ने उसका क्या नहीं किया? प्रकृति ने उसका चयन नहीं किया। प्रकृति ने उसका चयन नहीं किया। अब देखो चयन किसका किया? अब क्या है कि जो पहले के समय के अंदर जो जिराफ हुआ करते थे वो होते थे जो गाय होती है उनके साइज की। कैसे होते थे? गाय के साइज के। लेकिन जो पेड़ पौधे जो धरती के ऊपर जो बचे थे वो गाय की हाइट से थोड़े से ज्यादा वहां पर बचे हुए थे। तो जो जिराफ था, जिराफ ने कोशिश की और कोशिश करने के कारण से प्रकृति ने उनका चयन किया। फलस्वरूप जो जिराफ है उसकी संतति जीवित रह पाई, ठीक है। जीवित रह पाई इसका मतलब क्या हो गया? प्रकृति ने उन सारे छोटे जीवों को जो है यहां पर स्वीकार नहीं किया। तो चयन किसका किया? चयन किया जिराफ का। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक चयन का नियम ये कहता है कि अगली संतति के अंदर जीवित वही रहता है जिसका चुनाव प्रकृति करती है, ठीक है। जैसे कि एक डायनासोर का एग्जाम्पल आता है। डायनासोर जो हुआ करते थे कुछ समय पहले और कुछ टाइम बाद में एक प्राकृतिक आपदा आई जिसके फलस्वरूप सभी के सभी खत्म हो गए। खत्म होने का मतलब प्रकृति ने उनका चयन नहीं किया। तो यही क्या है? अपना प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। और ये किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। ऐसा परिवर्तन जीवों को उत्तरजीविता का लाभ देते हैं और प्राकृतिक चयन जीवों को विकास की तरफ ले जाते हैं। अब देखो विकास की तरफ कैसे लेकर जाते हैं भाई? धरती के ऊपर सभी के सभी छोटे पौधे खत्म होने से जिराफ को गर्दन लंबी करनी पड़ी, फलस्वरूप उनका क्या हुआ? विकास हुआ। तो प्राकृतिक चयन जब भी होता है तो उनको विकास की तरफ जो है वो लेकर जाता है, ठीक है। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन होना, इसका मैं पूरा का पूरा अभी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो एक चीज और, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था कि जो खरगोश हुआ करते थे, खरगोश होते थे एक तो सफेद, ठीक है, और एक होते थे अपने यहाँ पर घास, जो घास होती है घास के कलर के या फिर मृदा मतलब मिट्टी के कलर के हुआ करते थे। तो धरती पर लोमड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। तो फलस्वरूप क्या होता था कि जब भी कोई भी सफेद रंग का जो भी खरगोश दिखाई देता था तो लोमड़ी जो होती थी वो उसको पकड़ लेती थी और उसको खा जाती थी। मतलब क्या हुआ कि लोमड़ियां इतनी ज्यादा थी कि संतति जो खरगोश की थी वो खत्म होने वाली थी। कैसे होने वाली थी? खत्म होने वाली थी। तो प्रकृति ने क्या नहीं किया? उसका चयन नहीं किया। लेकिन जो भी मृदा के कलर के जो भी खरगोश थे
वो क्या करते थे, वो मृदा के अंदर छुपे रहते थे, जिसके फलस्वरूप वो लोमड़ियों को दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब सफेद खरगोश का प्रकृति ने चयन नहीं किया, लेकिन जो मृदा मतलब कि मिट्टी के कलर के जो भी खरगोश थे उनका जो है प्रकृति ने उसका क्या कर दिया, चयन कर लिया। अब देखो लास्ट की कुछ 5 लाइनें हैं। देखो लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की, तो विल्सन व स्टीवेंसन ने की, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो ये पहला पॉइंट, ये सेकंड वन, जीन शब्द किसने दिया, तो जैसे जीन जैसे जोहानसन, ठीक है, जैसे जीन जैसे जोहानसन, ठीक है। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो ये है अपने बेटसन, बेटसन, ठीक है। देखो जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने दिया। लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की, तो विल्सन व स्टीवेंसन ने की। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक बेरसन है। और सामान्य आनुवंशिकता के जनक कौन है, वो है मेंडल। देखो आनुवंशिकता के जनक कौन है, मेंडल, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, वो है बेटसन, ठीक है। उसके बाद में देखो गुणसूत्र में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, गुणसूत्र का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। जैसे आपने किसी भी मध्य बिंदु जैसे हम बोलते हैं, वो गुणसूत्र के अंदर अब मध्य बिंदु नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर बोला जाता है, सेंट्रोमियर, ठीक है। देखो लंबाई किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, तो सेंटीमीटर की तरह ही क्या हो गया अपना सेंट्रोमियर। अब देखो उसके बाद में आनुवंशिकता की इकाई जीन को कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। और जीन शब्द किसने दिया, वो दिया जोहानसन ने दिया। और जीन क्या करते हैं बताओ, जीन जो होते हैं वो वंशानुगति का कार्य करते हैं, जीन जो होते हैं वो ही वंशानुगति का कार्य करते हैं। और जीन देखो, जीन के बारे में एक लाइन पहले आई थी कि जीन शब्द किसने दिया, तो जोहानसन ने दिया। अब देखो एक सबसे काम की चीज है कि जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, प्याज के अंदर 18 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 16 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो सबसे कम गुणसूत्र किस में होते हैं, तो एस्केरिस्क में होते हैं। किस में होते हैं, एस्केरिस्क। अब देखो ये क्या होता है, ये एक जमीन पर जो रेंगने वाला एक जीव का नाम है वो है अपना एस्केरिस्क, ठीक है। और सबसे अधिक जो होता है वो किसमें होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर होता है। किसमें होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर होता है, ठीक है, एस्केरिस, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे भाई, जमीन पर चलने वाला जीव है, इसका मतलब कभी भी पैर के नीचे आ जाए, मतलब सबसे ज्यादा रिस्क किसके अंदर है, जमीन के ऊपर टहलने वाले के अंदर, ठीक है। तो जमीन के ऊपर रेंगने वाला जो कौन है, वो अपना एस्केरिस्क होता है। और सबसे कम गुणसूत्र किसके अंदर है, तो एस्केरिस्क में। सबसे ज्यादा किसमें है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर। देखो फाइट कौन कर सकता है, लड़ाई झगड़े कौन कर सकता है, बिल्कुल अच्छी ताकत वाला इंसान, सबसे ज्यादा ताकत वाला इंसान क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र है, गुणसूत्र ज्यादा है तो ताकत उसके अंदर ज्यादा होगी। तो टेरिडोफाइटा, क्या नाम है, टेरिडोफाइटा। और दूसरा क्या नाम है, एस्केरिस्क, ठीक है। उसके बाद में देखो, देखो मेंडल को क्या कहते हैं, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक का जनक बोला जाता है, ठीक है। और मेंडलवाद की खोज भी किसने की थी, वो भी अपने मेंडल ने ही की थी, ठीक है। अब देखो, अब आधुनिक आ जाए तो वो कौन हो जाएगा, बेटसन, ठीक है। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक बेटसन है। अब देखो मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता ह्यूगो डी ब्रिज व एरिक वॉन शेरमिक, ठीक है। देखो ह्यूगो डी ब्रिज वे एरिक वॉन शेरमिक, ठीक है, किसने की, तो ह्यूगो डी ब्रिज और एरिक वॉन शेरमिक। जैसे जनरली क्या होता है कि एक खोज पहले करते हैं, दूसरे क्या होते हैं उनके अंदर कुछ कमियां निकालने के लिए या कुछ गलती निकालने के लिए उसको चेक करते हैं। तो चेक किसने किया था, मतलब पुणे खोजकर्ता कौन थे, तो ह्यूगो डी ब्रिज, वो एरिक वॉन शेरमिक और कार्ल कारेंस, ठीक है। ये तीन अपने जो थे। और ये जितने भी प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिले, ऑब्जेक्टिव क्लास होगी तो सभी का एक बार फिर से सभी का रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा। तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये शब्द कैसे याद होंगे। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो इतना रिवाइज होगा, इतना रिवाइज होगा कि ये शब्द जो है आपको पक्का पक्का एकदम कंफर्म यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।